गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखते हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 17, नींव की ईंट हो तुम दीदी। कवि हैं उदय प्रकाश। जन्म 1952 आठवें दशक के कवि उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल अब अनूपपुर जिले के सीतापुर गांव में हुआ था। वे स्नातक कक्षा तक विज्ञान के छात्र रहे, किंतु बाद में सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अध्यापन एवं शोध कार्य किया। कुछ वर्ष दिनमान और पूर्वग्रह पत्रिका के संपादक में भी काम किया। पत्रिकाएं यानी 6 महीने 3 महीने या 8 दिन 15 दिन के अंदर जो पत्रिकाएं छपती, उन पत्रिकाओं के अंदर भी उन्होंने कार्य किया संपादक के रूप में। समकालीन हिंदी कविता को एक नई पहचान देने वाले युवा कवियों में उदय प्रकाश का नाम प्रमुख है। जीवन और समाज के यथार्थ के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता की झलक उनकी कविताओं में साफ नजर आती है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर तथा रात में हारमोनियम। उनके कहानी संग्रह हैं दरियाई घोड़ा, तिरछी और अंत में प्रार्थना तथा पाल गोमरा का स्कूटर। देश विदेश में अनेक भाषाओं से अनुवाद किए, पटकथा लिखी, सीरियल तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का भी निर्माण आदि। उन्हें भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान तथा गजानन मुक्तिबोध सम्मान भी प्राप्त हो चुका। ये सारे के सारे हिंदी साहित्य के मुख्य कवि हैं या लेखक हैं, जिनके कारण इनके सम्मान में दूसरे अन्य कवियों को क्या दिया जाता है, इनाम के तौर पर दिया जाता है। आगे देखते हैं। प्रस्तुत कविता में होनहार बच्चे के जीवन निर्माण की कथा है, जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया है और ज्ञान दान किया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती हैं। उन्हें दीदी कभी पीपल की छाह सी, कभी ढीबरी के आलोक सी, कभी तरलता सी तो कभी चट्टान के विश्वास सी प्रतीत होती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। ये कविता की सार्थकता है। कहने का मतलब यहाँ पर प्रस्तुत कविता के अंदर ऐसा कहा गया है कि कुछ बच्चे हैं जिनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर जा चुके हैं, पर उनकी परवरिश जो है वो उनकी एक बड़ी दीदी ने की है, और वह बड़ी दीदी के संस्कारों के कारण ही वह बच्चे अपनी दीदी को याद करते हैं। उसकी अलग अलग तरह से उसे अलग अलग तरह से याद करते हुए, उसे अलग अलग शब्दों से संबोधित करते हुए कहते हैं। और पीपल की छाह सी, कभी ढीबरी के आलोक सी तो कभी तरलता सी, कभी चट्टान सी, ऐसी उन्हें अपनी दीदी दिखाई देती है। नींव की ईंट, नींव तो आप समझते होंगे कि नींव अर्थात मकान बनाने से पहले जो मकान को मजबूत करने के लिए जो नींव बनाई जाती है वो क्या होती है, नींव कही जाती है। मकान को मजबूत करने के लिए जो ज़मीन खोदकर मिट्टी से और पत्थरों से उसे बनाई जाती है ताकि मकान नीचे न बैठे। इस तरह से यहाँ पर भी जो दीदी है उन्होंने उस अपने छोटे भाई बहनों के बचपन को इस तरह से सींचा है ताकि भविष्य में उन्हें कभी किसी भी प्रकार की तकलीफ़ न हो। इस तरह से उन्होंने क्या किया है, उसे सींचा है। अब दीदी की शादी होने पर, यानी दीदी कभी न कभी ब्याह कर अगले घर चली जाएगी, तब वहाँ पर किस तरह का व्यवहार होगा उस तरह को याद करते हुए कहते हैं कि हम कभी आपके घर पर आएंगे, आपके पास आएंगे, पर हम हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ समय के लिए आपके पास रहने आएंगे। यानी हारिल पक्षी जिसके पंजे के अंदर एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसे वह लेकर क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं। हरे रंग की एक चिड़िया होती है। अब यहाँ पर कविता देखते हैं जिसके अंदर लिखा है पीपल हो तुम, पीपल हो यानी अपनी दीदी को बच्चे क्या कह रहे हैं, पीपल हो तुम, पीपल दीदी पिछवाड़े का तो तुम्ही, खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते, हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों में उड़ जाते हैं, पीपल की छाँ तुम्हारी तरह ही है। ठंडी होती है दोपहर,
ढीबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, आचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। हमने सीखे थे कुछ पहले पहल अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांसों के स्पर्श में। यहाँ पर बच्चे अपनी दीदी को क्या बता रहे हैं? पीपल बता रहे हैं। और हम जानते हैं कि पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी छाँव जो होती है वो बहुत ही घनी होती है, बहुत ही बड़ा पेड़ होता है। इसी तरह से पीपल बना रहे हैं, पीपल दीदी पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में, यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से हमारे घर के पीछे एक पीपल का पेड़ था वह तुम भी एक पीपल के पेड़ की तरह हो, पीपल के पेड़ की तरह हो, खूब ही घनी और हरी टहनियाँ हैं। उसमें बसेरा करने वाले जो हारिल पक्षी हैं वो हम हैं। हारिल यानी हरे रंग की जो चिड़िया होती है वह क्या करती है, कहीं भी एक जगह अपना बसेरा बनाती नहीं है, बसेरा बसाती नहीं है। जहाँ पर उसका घोंसला होता है वहीं वह रहती है, पर अलग अलग पेड़ों पर अलग अलग जगहों पर उड़ते हुए अंत में वापस से अपने घर की तरफ चली आती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी कह रहे हैं कि हारिल हम बसेरा लेते, यानी हम हारिल पक्षी की तरह हैं जो हम क्या करते हैं, कहीं भी बसते नहीं हैं, कुछ समय वहाँ रुकते हैं फिर आगे उड़कर चले जाते हैं। हारिल हम बसेरा लेते, हारिल होते हैं हमारी तरह ही, हारिल हमारी तरह ही होते हैं जो क्या होते हैं, घोंसले नहीं बनाते कहीं, यानी घोंसले कहीं पे भी नहीं बनाते। वो सारे के सारे पक्षी जो होते हैं एक ही जगह घोंसला बनाते हैं, पर पूरे दिन अलग अलग जगह उड़कर अंत में वापस क्या आते हैं, अपने घर को आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, कहीं पे भी बसते नहीं हैं। दूर पहाड़ों से आते, दूर जंगलों को उड़ जाते, दूर पहाड़ों से उड़ते हुए आते और दूर जंगलों में उड़ जाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, पीपल की छाँ तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। पीपल की छाँ जो छाया होती है वो क्या होती है, तुम्हारी तरह ठंडी होती है। जिस तरह से तुमने हमारे बचपन को संजोया है, संवारा है, उसी तरह से पीपल की जो छाँव होती है वो भी ठंडी होती है। दोपहर के समय में भी बहुत ही ठंडी और बहुत ही सुंदर हवा लगती है, ठंडी होती है दोपहर। ढीबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, यानी हमारे बचपन को तुमने क्या किया, अपने आप को जलाकर हमें प्रकाशित करने का कार्य किया। यानी तुमने तो दुख झेले ही हमको पाला पोसा, पर तुमने अपने आप को जलाकर किया हमें प्रकाशित करने का कार्य किया। ढीबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, आचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। तलछट यानी अचार का जो तेल होता है, अंत में जो अचार खाने के बाद, अचार निकालने के बाद डब्बे में जो अंतिम जो तेल बचता है, उस तेल को क्या करते हैं, दिए की भांति जलाकर उसे क्या करते हैं, यानी कहना मतलब है कि दीदी अपने आप को जलाकर किसी भी तरह से हमको क्या करती है, साँसती है, संवारती है, हमें प्रकाशित करने का कार्य करती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि हमारे बचपन की अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। तुम जलती रही पर तुम जलकर हमें प्रकाशित करती रही। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। हमने अपने बचपन में अपने जीवन के अंदर पहला अक्षर जो सीखा वो तुमसे ही सीखा, और तुम्हारे अनुभवों से और किस्सों से ही हमने अपना जीवन क्या करा है, बहुत ही उज्जवल बनाया। यानी तुमने हर तरह से हमको उज्जवल बनाने का, हमें इस लायक बनाने का कार्य तुमने किया है। पहले अक्षर सिखाए, अनुभव सिखाए, किस्से भी सिखाए। ढीबरी की तरह तुम जलती रही, पीपल की छाँ की तरह तुम हमें हमेशा छायादार बचाती रही। तो इस तरह से यहाँ पर एक अनुभव पर कि तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में, तुम्हारी सांस के उजली स्पर्श में जलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तिनके धुंधले होते गए। यानी तुम ढीबरी की तरह जैसे जैसे जलती गई वैसे वैसे तुम्हारे अंदर से जो धुआं निकलता गया, जिसके कारण पूरे घर की जो छत है वो क्या हो गई है, काली काली हो चुकी है, और घर की जो दीवारें हैं वो तुम्हारा धुआं सोखते हुए, घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तिनके सारे के सारे क्या हो गए, अब धुंधले हो चुके हैं, धुंधले हो चुके हैं। जलती रही तुम घर का, यानी जिस तरह से दिया है
वह जलता है और दिए में से जो धुआं निकलता है काला काला, वह काले धुएं के कारण छत और दीवारें सब क्या हो गई है, अब धुंधली हो गई है, काली पड़ चुकी है। और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे, और तुम्हारी कठिन समय कठिन परिस्थिति के अंदर भी हम क्या होते रहे, बड़े होते रहे। नदी होती तो हम मछलियाँ होकर किसी चमकदार लहर की उछाल में छुपते, कभी कभी बूंद लेते, कभी सीपी बनकर किनारों पर चमकते। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपनी दीदी को नदी बनाना चाहते हैं, और नदी के साथ सम्मिलित करके क्या कहते हैं कि अगर दीदी अगर नदी होती तो हम उसमें मछलियाँ बनकर क्या करते, तैरते होते, किसी चमकदार लहर की उछाल में छुपते, किसी लहर के अंदर छिपते रहते, मस्तियाँ करते, कभी कभी बूंदे लेते यानी सीपी बनकर क्या करते, उसके अंदर बारिश की बूंदें लेते, और कहीं किनारे पर जाकर हम क्या करते, चमकते रहते। इसके बाद है चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी। चट्टान यानी तुम्हारे हौसले जो थे वो चट्टानों जैसे क्या थे, मजबूत थे। तुमने कभी भी हमें छोड़ा नहीं, जैसे भी था, जिस परिस्थिति में था उस तरह से तुमने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमें ज्ञान दिया, हमें सब कुछ सिखाया, और तुम एक चट्टान की भांति तुमने सब कुछ सहन करती चली गई। तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं निझरता, हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। यानी तुम क्या हो, तुम्हारा मन जो था वो क्या होगा, चट्टान से ऐसा कठोर हो चुका है, तुम अंदर से बहुत ही ठोस हो चुकी हो, भीतर से बहुत ही ठोस हो चुकी है। पर जहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, फिर भी हम वहाँ जाकर क्या करते थे, हम वहीं पैदा करते थे हलचल। हम वहीं जाते थे और वहीं हलचल पैदा करके तुम्हें क्या करते थे, खुश करने की कोशिश करते थे। उस जो तुम्हारा चट्टान जैसा मन है उसको पिघलाने की कोशिश हम किया करते थे, और हम वहीं पतंगे उड़ाकर वहीं मस्तियाँ किया करते थे। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारे भीतर। तुम तो चट्टान थी, पर जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे तुम और भी बड़ी होती गई, और छोटे छोटे पक्षी हम जो हैं वो छोटे छोटे पक्षियों की भांति आपके आसपास क्या करें, उड़ते रहें। जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ बड़े होता गया पर अनेक पक्षी आते हैं और अनेक पक्षी उड़ते चले जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी जो बच्चों की जो दीदी हैं उसकी उम्र क्या हो गई है, बढ़ती चली गई है, पर उसके जो भाई बहन हैं वो अभी भी छोटे छोटे हैं जो उसके आसपास हमेशा रहा करते हैं। वहाँ झूले पड़े थे हमारी खातिर, गुड्डे रखे थे हमारी खातिर, मालदह पकता था हमारी खातिर, हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी। यानी कहने का मतलब है कि दीदी के जाने के बाद, दीदी के विवाह होने के बाद क्या कह रहे हैं कि वहाँ झूले पड़े रहते थे हमारे खातिर, जहाँ पर यानी पेड़ों के ऊपर झूले बंधे हुए रहते थे, गुड्डे रखे हुए थे, हमारे खेलने के लिए खिलौने रखे हुए थे, मालदह पकता यानी खाना पकता था हमारे लिए, हमारी गेंदें वहाँ थी, गुम हो गए, हमारी गेंदें वहाँ थी पर अब क्या हो गई है, सारी की सारी गेंदें गुम हो गई। यानी हमारी घर के अंदर हमारी वस्तुओं को तुम ही संभाल कर रखती थी, परंतु तुम्हारे जाने के बाद अब ये सारी चीज़ें क्या हो गई, गुम हो चुकी है। दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हो तुम तो, तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदें, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। कहने का मतलब अब दीदी जो है उसका विवाह हो चुका है, शादी हो चुकी है और वह अब अपने ससुराल जा चुकी है। तो वहाँ ससुराल जाने के बाद उसके भाई बहन जो बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, वह क्या कह रहे हैं, अब तुम दूसरे घर की नींव की ईंट हो चुकी हो, तुम्हारी नई दुनिया हो चुकी है, वहाँ पर हो सकता है कि हमारी वहाँ पर खोई हुई गेंद है, यानी हम तो बड़े हो चुके हैं पर हमारे जैसे ही वहाँ पर और भी छोटे बच्चे हैं वो तुम्हें वहाँ मिल जाएंगे, जिसके कारण तुम अपना मन बहला लोगी, अपने आप से खेल लोगी। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि होगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदें, हमारी खोई हुई गेंदें लगभग वहाँ पर हो, कोई बच्चे हों वहाँ पर, पतंग हो वहाँ, खिलौने हों वहाँ, हमारे जैसे ही छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन बच्चों को भी हमारे जैसा संस्कार और वहाँ पर प्रेम देना।
अब तो ढीबरी हुई तुम नए आंगन की। अब तो तुम क्या हो गए, नए आंगन का दिया बन चुकी हो। अब यहाँ पर जो प्रकाश जिस तरह से तुमने जीवन भर फैलाया, उसी तरह से अब अपने नए घर के अंदर भी प्रकाश फैलाओगी। नए आंगन की कोई और बचपन चिन्हता होगा, कोई और नया जो बच्चा है वो आपको मिलता होगा, पहले पहल अक्षर सुनता होगा किससे, और यूँ दुनिया को समझता होगा। आपसे पहला अक्षर बोलना सीखता होगा, नए नए किस्से सुनता होगा और दुनिया को समझने की कोशिश करता होगा। हमारा क्या है दिदियारी, हमारा क्या है, यानी अब वो बच्चा कह रहे हैं कि हमारा क्या है दिदियारी, हारिल है हम तो, यानी हम हारिल पक्षी की तरह कुछ समय के लिए तुम्हारे पास आएंगे और वापस चले जाएंगे। आएंगे बरस दो बरस में, कभी 2-4 दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। यानी अब बरस 2 बरस में 2-4 दिन के लिए तुम्हारे पास मेहमान बनकर आएंगे और वापस चले जाएंगे। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक। कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह, हम भी कहीं पे घोंसले, यानी तुम्हारे घर पर कभी घोंसले नहीं बनाएंगे, कुछ समय के लिए तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे मिलकर वापस चले जाएंगे। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, हम कहीं भी बसे नहीं हैं। कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह। अब हमारा, तुम्हारे जाने के बाद अब हमारा जीवन भी क्या है, कठिन हो चुका है। जिस तरह से तुमने अपना जीवन चट्टान सा जिया, उसी तरह से अब हमको भी उसी तरह से अपना जीवन जीना पड़ेगा।